अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर लॉबी करने वाला भारतीय नेटवर्क बेनकाब। ये नेटवर्क गुज़िश्ता 15 साल से दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ खबरों का प्रचार कर रहा था। इंडियन क्रॉनिकल्स EU नामी वेबसाइट के नेटवर्क में मुतादिद मुश्तबा थिंक टैंक्स और NGOs भी शामिल थीं। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफोलैब की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खबर रसां इदारे ANI ने भी खबरें बनाने के लिए इस जाली यूरोपीय मीडिया आउटलेट्स के मज़ामीन को बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 95 ममालिक में 500 जाली मकामी मीडिया आउटलेट्स के नेटवर्क ने पाकिस्तान के बारे में मनफी बयानिए के फ़रोग में मदद दी। इस ऑपरेशन में 116 ममालिक और 9 खित्तों को कवर किया गया। There's nothing new about fake news. भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए वेबसाइट चलाने का इंकशाफ। बैनुल अक़वामी सतह पर यह नेटवर्क भारत की क़ुव्वत को मुस्तहकम और तशख़्ख़ुस को बेहतर बनाता था, साथ ही हरीफ ममालिक की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। यूरोपीय यूनियन की डिसइंफोलैब ने गुज़िश्ता बरस भी 65 ममालिक में भारतीय मफादात के लिए काम करने वाले 265 मरबूत जाली मकामी मीडिया आउटलेट्स का नेटवर्क बेनकाब किया था। इस नेटवर्क के पीछे श्रीवास्तव ग्रुप को मुलविस पाया गया। EU डिसइंफोलैब की तहकीक के बाद ये हक़ाइक़ सामने आए हैं कि पिछले 15 सालों से ऑनलाइन और ऑफलाइन हिंदुस्तान क्या कर रहा था पाकिस्तान की इमेज को मुतासर करने के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा 10 NGOs का बराह रास्त ताल्लुक भी श्रीवास्तव ग्रुप से साबित हुआ। भारतीय क्रॉनिकल के उन्वान से तहकीकात में अब एक और भारतीय नेटवर्क बेनकाब हुआ है, जिसका मकसद ज़्यादातर पाकिस्तान मुखालिफ और चीन मुखालिफ जज्बात को तक़वियत देना था। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खबर रसां इदारे ANI ने भी खबरें बनाने के लिए इस जाली यूरोपियन मीडिया आउटलेट के मज़ामीन को बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल किया। माहिरीन के मुताबिक इस नौइयत का मजबूत, बाअसर और इतना बड़ा नेटवर्क इससे कबल कभी नहीं देखा गया। नाज़रीन, आपने ये पैकेज देखा, इसमें बड़े ज़बरदस्त अंदाज में निशानदही की गई कि भारत क्या कुछ करता रहा है, और अफवाहें फैलाना या इन पर यकीन कर लेना इंसानी मिजाज का हिस्सा है और सोशल मीडिया से इन्हें एक ज़रिया मिल गया है। झूठी खबर सच्ची खबर के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। तिजारत, दहशतगर्दी, जंग, साइंस और टेक्नोलॉजी की खबरें बहुत ज़्यादा पसंद और शेयर की जाती हैं, लेकिन सियासत से मुतालिक जाली खबरें ज़्यादा आसानी से ट्रेंड करने लगती हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे और पहले मरहले में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिजवान अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आप मारूफ दिफाई तज़ियाकार हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं स्टूडियो में। ये जो ब्रसेल्स में EUD इन्फोलैब ने जो रिपोर्ट पेश की है और बड़े वाज़ेह तौर पे निशानदही की है, जो कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पर 14 नवंबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें वफाकी वज़ीर ख़ारजा और DG ISPR ने ऑलरेडी पिछले 15 साल में भारत ने जो कुछ किया है, ख़ासतौर पर अफगान सरज़मीन पर रहते हुए या पाकिस्तान के अंदर, तो वो वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया था। आप किस तरह से देखते हैं इस रिपोर्ट को? बहुत शुक्रिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया, और आपने इस मौजू को उठाया, इस बात का भी बहुत शुक्रिया। और आज हमारी इस कौम को और ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इस मैसेज को जाना चाहिए कि ये सारा कुछ क्या सिलसिला चल रहा है, रैकेट क्या चल रहा है। मैं थोड़ा सा इसको इसकी ज़्यादा पास पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा रैप अप यूँ करूँगा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो जंगी सिलसिला है वो तो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन ये चूँकि 15 साल का ये रैकेट का ये स्कैम आया है, तो समझें कि 15 से 16 साल का जो ये लास्ट वाला पीरियड है, जब इंडिया ने ये देख लिया कि पाकिस्तान ने एक तरीके से पूरी की पूरी हमारी जो ना मिलिट्री लेवल के ऊपर एक पैरिटी एग्जिस्ट करती है, एक बराबरी एग्जिस्ट करती है। इंडिया हमारे ऊपर डोमिनेट नहीं कर सकता एज फार एज हमारी जो टेक्टिकल और स्ट्रेटेजिक लेवल की जो हमारी क़ुव्वत है। तो उन्होंने फिर इस चीज़ का एक सहारा लेने की कोशिश की, जिसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कह लें, जिसको आप हाइब्रिड वॉरफेयर कह लें, जिसको आप साइबर वॉरफेयर कह लें, जिसको आप मीडिया वॉरफेयर कह लें, या 4th प्लेयर ऑफ वॉरफेयर कह लें, जो कि एक इमर्जिंग, जो कि हम देख रहे हैं कि आजकल जब ये इंटरनेट का और ये 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मूविंग फॉरवर्ड जो कंप्यूटर और डिजिटल दौर आ रहा है, उसका सहारा लेते हुए उन्होंने एक पूरी की पूरी एक मैसिव फेक कैंपेन पाकिस्तान को टारगेट करके ग्लोबली लॉन्च की। उसमें जो कि पाकिस्तान था वो उनका नंबर 1 विक्टिम था। ऑन टॉप ऑफ इट, इसको जरूरी है रिकॉर्ड बनाने के लिए, इट वाज नॉट ओनली पाकिस्तान, चाइना वाज आल्सो पार्ट ऑफ बीइंग, कि इसको भी टारगेट करना था, टारगेट उन्होंने किया है। अच्छा, बाद लोग कर साहब ये कहते हैं कि
इसमें अगर कोई मुल्क जो है वो अपने जो समझता है कि मेरे एनिमीज़ हैं उनके खिलाफ वो कोई भी लाएअमल बनाता है या ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी का सहारा लेता है, इसमें हर्ज क्या है आपके नज़दीक, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं देखिए, हर्ष तो वो तो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, वो तो बात अलग हो गई, हर्ष तो मैं इस पर भी बताऊंगा। लेकिन बात ये है कि कुछ एथिक्स होते हैं, देखिए जंग लड़ने के भी उसूल होते हैं, ठीक है ना, और उसके भी जेनेवा कन्वेंशंस बनी हुई हैं। बात ये है कि यहाँ पे जो ये 15 ईयर्स प्लस, उसमें एक उन्होंने 92 ईयर्स के एक बूढ़े प्रोफेसर को, एक थिंक टैंक को यूज किया है जिसकी मौत 2006 में हो चुकी है, और उसको भी वो यूज करते हुए यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। इसमें कोई 3600 ऐसी एनजीओज हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी डोमेन्स हैं जो काम करके बंद हो चुकी हैं। उन्होंने उनको रिजरेक्टेड, मतलब वर्ड यूज किया है रिजरेक्टेड, यानी कि एक मरे हुए आदमी को, एक मुदफन आदमी को, एक मरी हुई ऑर्गेनाइजेशन को, एक डेड ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फेक तरीके से, मतलब आपकी आईडी में चोरी कर लूं या आप एग्जिस्ट नहीं करते, उसको मैं फेक करके चलाने की बात करूं, तो दिस इज वेरी दिस इज हार्मफुल, दिस इज अनएथिकल। मेरा सवाल था उसको अगर हम थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो तरीकेकार थे वो भी जाली और गलत इस्तेमाल किए, बहुत सिवियर, ठीक है। और दूसरा ये कि जहां आप अपने मुल्क के अंदर अक़लियतियों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, जो बर्बरियत वहाँ पे कर रहे हैं, जो आपने कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है, उसी तरह से वो वही तमाम चीज़ें जो हैं वो अपने पड़ोसी ममालिक के अंदर भी आप करना चाह रहे हैं। और दूसरा, आप दूसरे को कहते हैं दहशतगर्द हैं, जबकि दहशतगर्दी दूसरे मुल्क में सबसे ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप करवा रहे हैं। ऐसा ही है, तो मैं वही उसमें वर्ड यूज करूंगा, इट इज अ मिस इन्फॉर्मेशन, इट इज अ डिसइंफॉर्मेशन एंड इट इज मलाइनिंग। देखिए दो चीजें समझने की, बड़ी इसको जज्बात से निकल के समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे ममालिक में ना हमारी इमोशनल थिंकिंग होती है, वेयरएज के जहां तक वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो एजुकेटेड वर्ल्ड है सो कॉल्ड, और जो डेवलप वर्ल्ड है, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पर थोड़ी सी रैशनल थिंकिंग होती है। वो इमोशनल थिंकिंग में नहीं चलते, वो रैशनल थिंकिंग में चलते हैं, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चलते हैं, वो इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। लेकिन अगर उनकी इन्फॉर्मेशन और उनकी फीडिंग, अगर वो मिस इन्फॉर्म किए जाएंगे, उनको डिसइन्फॉर्म किया जाएगा, उनको अनएथिकली लेके जाएगा, उनको बाइस मलाइन प्रोपेगेंडा की तरफ लेके जाएगा, अप फ्रंट वो उसको बाय कर लेंगे, क्योंकि वो उनके लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स है, उन्होंने उसकी ड्यू डिलिजेंस फर्दर नहीं की। लेकिन वो भी जब उन्होंने की, वहां ऐसी इंस्टीट्यूशन मौजूद है, हेड्स ऑफ टू दैट EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, माशाल्लाह कि उन्होंने उनको, मतलब हेड्स ऑफ सल्यूट्स टू देम कि उन्होंने इंडिपेंडेंट, और उन्होंने पाकिस्तान के हक में या इंडिया के खिलाफ करके एक इंडिपेंडेंट इदारा है, एक इंडिपेंडेंट एक नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक, एक एजेंसी है जिन्होंने इसको बाहर निकाला। तो वो लोग जो चलते हैं वो चलते हैं कि इन्फॉर्म जराए के ऊपर, आपने उनको गलत राह पे लगाया है, और गलत राह पे खाली मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि खाली ये नहीं कि आप प्रोपेगेंडा वॉरफेयर खाली आप मीडिया के तौर इस्तेमाल कर रहे थे, रादर के इस कैंपेन में ये भी अनर्थ हुआ है कि आपने इंटर्नीज को भी यूज किया है, आपने बाकायदा रोड शोज किए हैं, आपने कैंपेन्स रन किए हैं, आपने बाहर से यूरोपीय यूनियन का लेबल लगा के जाली कॉन्कॉक्टेड फेक लोगों को बुला के कश्मीर की और दूसरी जगहों पे लाके उनको विजिट्स करवाई हैं, दिखाने के लिए कि दे आर द वन। यानी कि ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एक वर्ड यूज होता है पॉन्जी स्कीम, फाइनेंशियल्स में कहलाता है पॉन्जी, यानी कि धोखा दिखाना कि मेरा ये कारोबार है और तुम मेरे साथ पैसे लगाओ तो मैं तुम्हें ये दूंगा। बड़े वाज़ेह तौर पे आपने बड़ी जबरदस्त निशानदेही की है। कर्नल रिजवान साहब, अभी टाइम एक ब्रेक का हो रहा है, ब्रेक के बाद कुछ और मेहमान भी हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। आज बात कर रहे हैं भारत जिस तरह से ख़ास तौर पे इस खित्ते के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और जो उसने गलत तरीक़ों से इक़दामात किए हैं और फंड्स जो अपने खर्च किए हैं, जिस पर मुख्तलिफ इंटरनेशनल इदारे मुख्तलिफ वक्तों में इंकशाफात करते रहे हैं। और अभी ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब ने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर हमारे जो गेस्ट हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल रिजवान अहमद साहब, मारूफ तजियाकार हैं, और हमारे साथ इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया है जनाब तारिक पीरज़ादा साहब ने, आप भी मारूफ तजियाकार हैं। रिजवान साहब, पहले आप फरमाइए, पाकिस्तान को अब आगे कैसे पेशरफ्त करनी चाहिए, अपने केस को और कैसे मजबूत करना चाहिए? रिजवान, इसमें सबसे पहले ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, उसके बाद सॉल्यूशंस आएंगे। तो जो प्रॉब्लम है ना उसका नेचर बहुत ग्रेव है। ये स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स के लेवल का एक इशू है ग्लोबली। और दुनिया में जो इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है और जो हम जिस तरह आर्टिफिशियल मैं बात कर रहा हूं कि आउटकम्स क्या निकलने चाहिए, क्योंकि देखिए रिजल्ट्स आने चाहिए। मिसाल के तौर पे भारत जो है वो किसी मुल्क के साथ जो है अपने जो मुआहिदा कर रहा है, दिफाई मुआहिदे कर रहा है, लोग देखें कि वो मुल्क किस तरह से एक दहशतगर्द मुल्क के साथ दिफाई मुआहिदे कर रहे हैं। यू आर 100% राइट, लेकिन अगर पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस में से निकालने हैं तो थोड़ा सा जंगी बुनियादों से एकदम इमोशनल से निकल के हमें इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम इससे बहुत पीछे रह गए हैं, लेट्स बी, इसको भी हम एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड जो ये ड्रामा है जो 15 साल से डिसइंफॉर्मेशन फैलाने का मीडिया को यूज करके जो कर रहा है, इसमें
इंडिया को जो मलाइन करने के लिए जरूरत है, हमें अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, हमें अपनी पैरेलल कैपेसिटी बिल्ड करनी है टू कॉम्पीट विद इंडिया ऑन द साइबर डोमेन, दैट इज नंबर 1। और उसमें साथ साथ हमें इंटरनेशनल जो ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज जिस लेवल पे इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं, जिस तेजी से दुनिया मूव कर रही है, देखें ये जो डोमेन है ना साइबर आप की, क्या समझते हैं कि पिछले 2.5 साल के अंदर या 2.25 साल जी, में इस जी, गवर्नमेंट के अंदर क्या इस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है? जी, बिल्कुल फेडरल हुई गवर्नमेंट है। की जानिब इसको- से क्या न्यू ब्लड जो है वो इस तरफ आ रहा एक्नॉलेज है? किया गया है, इसको बैनुल अक़वामी तौर पे भी एक्नॉलेज किया गया है, लोकली भी एक्नॉलेज किया गया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है इंटरनेट वो ये आईसीटी की, आईटी की, वो $1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर चुकी हैं और इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, डिजिटल स्किल्स के ऊपर बात हो रही है, पीपल आर कंसर्न। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये भी हकीकत है, दुश्मन की स्ट्रेंथ को भी पहचानना चाहिए। ठीक है। दैट्स द रीजन मैं दैट आई एम आपकी पुटिंग इट ऑन तरफ वापस आता रिकॉर्ड। हूं। मैं सिर्फ ये कह दूं कि दुनिया में इंडिया इस डोमेन को, साइबर और ठीक आईटी है। की डोमेन को कमांड कर रहा है इस ठीक वक्त, है। और इसीलिए उसने ये यूज ठीक किया है, है। तारिक पीरजादा साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। ये 14 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तकरीबन 15 साल के हवाले से कि भारत ने क्या क्या किस तरह से अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान में बैठकर या पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी की है, क्या क्या उसके मकासद रहे हैं, मुख्तलिफ सबूत जो हैं वो DGISPR और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने पेश किए हैं। आप क्या समझते हैं सर, हमारे जो अहदाफ हैं उस पर हम किस जगह पर हैं और क्या रिजल्ट्स निकल पाए हैं, क्या आउटकम आया है? देखिए, दो बातें याद रखने की हैं। एक तो है जो मीडिया है, खुलम खुला इंडियन मीडिया, 85 सैकड़ों चैनल्स पर मबनी, वो खुलम खुला एक अरसे से डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन में लगा हुआ है। एक बात उनके नेशनल सिक्योरिटी के अदारों की तरफ से आती है और तमाम के तमाम चैनल जो हैं उनके कहने पर वो मसला पाकिस्तान को दहशतगर्द के तौर पर पेश करने का कुछ 10 साल से हम उनके टेलीविजन पे काम कर रहे हैं और वो बड़ी कामयाबी से हमारी शख्सियत को मस्त करने के लिए दिन रात बहुत जोर लगा रहे हैं और बहुत काम कर चुके हैं। ये तो खुले जो आम मीडिया है उसकी बात है। अब बात आ गई सोशल मीडिया, साइबर वॉरफेयर, ये वो 750 वेबसाइट्स और कहने को 750 पता नहीं और कितनी होंगी। तो ये बातें हमारे हुक्मरानों को पता तो थी। मैं ये पिछले 15 साल की बात कर रहा हूं, 12 साल की, या उससे पहले मुशर्रफ के दौर को भी शामिल कर लीजिए। लेकिन हमने देखा कि बहुत बड़ा काम जो हमारी तरफ से होना था भारत को जवाब देने के लिए, ना तो आम मीडिया की सतह पर जो कि ओपन मीडिया है उस पर बड़ा काम हुआ। मसलन आज मकबूजा कश्मीर में एक मामला हो जाता है या भारत की तरफ से जो समझौता एक्सप्रेस जलाई जाती है या कुछ और बाबरी मस्जिद का वाकया होता है, एक दिन की बात होती है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम मरियम नवाज की गुफ्तगू इस मुल्क में शुरू कर देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बड़े कौमी अहदाफ जो हैं वो पर्दा अख्फा में ही पड़े रहते हैं, आगे नहीं आते। अब दूसरी बात ये जो अब हम कह रहे हैं कि 15 साल की कोशिश के बाद हमने भारत को बेनकाब किया है, तो बेनकाब कर आपने जो पिछला सवाल पिछले मेहमान से किया था वो इसके साथ मुंसलिक है। तो आगे क्या करना चाहिए? 2 काम करने चाहिए। मत खौफजदा हो इस बात से कि भारत ने क्या किया है। देखना तो यह है कि हम उनकी 750 वेबसाइट्स के जवाब में क्या कोई 1500 वेबसाइट्स लेकर आ सकते हैं। मत सोचिए कि इसका इखलाकियात से कोई ताल्लुक है। कौमों के मफादात इन बातों से लेकिन तारिक पीरजादा साहब, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और पाकिस्तान पर जो इल्जामात लगते रहे हैं, चाहे वो भारत लगाता हो दहशतगर्दी के या मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम पे कोई किसी ने अगर आवाज़ उठाई है तो पाकिस्तान ने बड़ा जो है उसका मस्बत जवाब दिया है। अभी FATF के अंदर भी हमारा केस बड़े वाज़ेह तौर पे सामने आया है। तो हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए सर, और हम ये अमन की बात कर रहे हैं, हम वो कुछ नहीं कर सकते जो गलत राहों पर इंडिया कर रहा है। अगर हम एक सीधे रास्ते से चल रहे हैं तो हमें क्या उस पर नहीं चलना चाहिए? मैं आपकी बात का जवाब देता हूं 1 2 3 करके। अमन की ख्वाहिश, कमजोरी की ख्वाहिश ही होती है। ये जरा जहन में रख लें अपनी। वो रियासतें जो दुश्मन के हमलों को, साइबर के हमले हों, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमले हों, दुनिया के अंदर क्या कहते हैं, पाकिस्तान को सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने की कोशिश हो, साइबर वॉरफेयर हो, आपने उसका जवाब
उसी शक्ल में इसमें तारिक पीरजादा साहब, मुझे अब सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, देखिए वहां वो 750 वेबसाइट बना रहे हैं, आप कह रहे हैं 1500 बना लो, उसमें कोई शक नहीं, बना लेना चाहिए। जितने इन्वेस्टमेंट हो रही है मीडिया के ऊपर या आईटी के ऊपर, हमें भी कर लेनी चाहिए, कोई तरह वो कोई मसला नहीं है। लेकिन उनका जो प्रोपेगेंडा है, जो नेगेटिव मामला हैं, यानी उनके जो फेक अकाउंट सामने आ रहे हैं, दहशतगर्दी के लिए स्लीपिंग सेल से लेकर पाकिस्तान में लोगों को खरीदने तक, या अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने तक, या असले खरीदने तक, या असला सप्लाई करने तक, जो वो दहशतगर्दी और वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान कम से कम नहीं कर सकता, ना वो इंडिया में करना चाहेगा। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान के पास करने की बहुत सी चीजें हैं। साइबर वॉरफेयर में आपको ऑफेंसिव पे रहना अंदाज में जाना चाहिए, करें और खुल के और इस तरह करें कि दुश्मन को बेनकाब भी करें और अपनी जो राजदारी है, अपनी पर्दादारी है, वो कायम रखें। अगर बातें खुल भी जाती हैं, कोई क़यामत नहीं आ जाती। दुनिया इस वक्त कोरोना के मसले में उलझी हुई है। आप अगर भारत को बरहना करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे वसाइल इस्तेमाल करें, अरबों रुपए खर्च करें, लोग हजारों लोगों को इस काम पर मामूर करें। ये तो बात भारत को बेनकाब करने की है। जमीन पर क्या करना है? जमीन पर देखें, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे लोग मारे, मकबूजा कश्मीर पर भारत का कब्जा है। हमने जो इस प्रोपेगेंडे को जमीनी हकाइक से हम आहंग करना है, तो वहां हमें अजरबैजान और तुर्की की तरह थोड़ी सी जमीनी कार्रवाइयों में इजाफा करने की जरूरत है। आजादी की तहरीक को मदद देने की जरूरत है और उस आजादी की तहरीक को साइबर वॉरफेयर की शक्ल में भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। जमीन पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप देख रहे हैं मुसलसल उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो भारत करता है। यहां पर जो घर बने हुए, मकानात बने हुए, आए दिन वहां पे जो फायरिंग हो रही होती है, हम इस बात का लिहाज करते हैं कि कंट्रोल लाइन के उस तरफ भी क्योंकि मुसलमान रहते हैं या कोई भी इंसान रहता है और ये तरीका है नहीं कि इस तरह से जो है फायरिंग कर दी जाए, तो इस लिहाज को आप समझ रहे हैं कि खत्म कर देना चाहिए। मैं कहता हूं आपने बड़े बेरहमाना अंदाज में भारतीय फौज के खिलाफ कार्रवाइयां करनी है। आप भारतीय फौज के खिलाफ तो करते हैं हम, जब वो यहां पर कंट्रोल के इस हमारी तरफ जो है वो घरों पे, मकानात पर फायरिंग करते हैं, तो टारगेटेड पाकिस्तानी फौज जो है वो ऑपरेशन करती है, वहां पे चौकियों पर, और टारगेटेड जो है जबरदस्त जवाब दिया जाता है। वो तो पाकिस्तान काम करता है। नहीं, मैं आपसे जरा यहां थोड़ा सा एक नुक्ता नजर का इख्तलाफ है मेरा। मैं देखता हूं कि जो हम जवाब देते हैं, लेकिन वो जवाब जो है वो एक जिसे कहते हैं ना मुतनासिब सा जवाब होता है। जब तक दुश्मन की आवाज आप रोकेंगे नहीं, उसके धमाकों की आवाजों को रोकेंगे नहीं और अपने धमाकों को उनके धमाकों पर गालिब नहीं करेंगे, आपका हाथ बालादस्ती की लहजे मेरे ख्याल से कर्नल रिजवान से भी मैं जानना चाहूंगा, सर आपकी क्या राय है जो फरमा रहे हैं तारिक पीरजादा साहब? मैं जो इस जो आपका जो ये मुबाहिसा चला है, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगेन वो एक इमोशनल अप्रोच है, आपकी एक रैशनल अप्रोच है। उनके कहने का मकसद मैं थोड़ा इसको भी करूँ कि वो एक एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, वो यहाँ से कहना चाह रहे हो कि हम एक जिम्मेदार रियासत है और हमने जिम्मेदारी के साथ जो है वो आज तक काम करते हैं और आगे भी हमें काम करना चाहिए। तो मैं दोनों के दरमियान में यही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया ने भी जब ये गैर अखलाकी, गैर कानूनी, झूठा, फेक, एक गलत प्रोपेगेंडा ग्लोबली किया, तो उसको ही ग्लोबल ने एक्सपोज करके वापस इंडिया के मुंह के ऊपर चपेट की तरह, थप्पड़ की तरह मार दिया है। और दुनिया के जितने बड़े बड़े जो जराए हैं न्यूज़ के, खबर रसा एजेंसियों के, BBC शामिल, CNN शामिल, रॉयटर्स शामिल, तमाम के तमाम के ऊपर अगर आप जाके देखें तो ये खबर फैल रही है। तो कहने का मकसद ये है कि इंडिया ने अगर 15 साल एक डिसइंफॉर्मेशन की कैंपेन चलाई तो एक इदारे ने उसकी धज्जियां उड़ा के पूरी ग्लोबल को एक्सपोज कर दी, जरूर जो है तो उससे इंडिया को नुकसान हुआ है। हमारे हम स्टूडियो में ब्रेक के बाद भी होंगे तारिक साहब को, क्योंकि हमने खुदाफिज किया ना इस सेशन के अंदर। तो सर मैं आपसे सवाल कर लेता हूं, लेकिन उसका आउटकम नहीं आया ना। यानी अगर इतनी दहशतगर्दी जो है वो भारत ने की है, जो साबित भी हो रही है, दुनिया के इदारे भी बोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है कोई कंट्री जो है वो उनके साथ किसी किस्म के ताल्लुकात को बैन नहीं कर रहा। हम देख रहे हैं ईरान के खिलाफ हुआ, हमने देखा तुर्की के खिलाफ हुआ, हमने देखा रशिया के खिलाफ हुआ, लेकिन यहाँ पे भारत जो है वो दिफाई मुआहदे भी कर रहा है, सबसे ज्यादा दुनिया में असला भी खरीद रहा है, और खास तौर पे हमारे इस्लामी ममालिक जो हैं वो भी उसके साथ जो है ताल्लुकात रख रहे हैं। तो इसका मतलब पाकिस्तान जो है जो रिजल्ट निकालने चाहिए वो रिजल्ट नहीं निकाल पा रहा है पाकिस्तान। जी क्या मुझसे पूछ? जी तारिक पीरजादा साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं तो यही कह रहा, देखिए बाजू को आजमाना पड़ेगा, साइबर वॉरफेयर में भी आजमाना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। आपने देखा कि देखिए बात सादा सी है, 15 साल के बाद अगर भारत बेनकाब हुआ है
क्योंकि आपकी कोई ना कोई बात कभी ना कभी तो बेनकाब होनी होती है, लेकिन 15 साल से उसका नुक्ता नजर दुनिया के दारुल हुकूमतों में जगह बनाए हुए है, दुनिया के महकमा खारजा में जगह बनाए हुए है, लोगों के जहनों में जगह बनाए हुए है। एक दफा का बेनकाब होना उस असर को जाहिल नहीं कर। ये मेरे दिल की खुशी के लिए तो बात अच्छी है कि हमने उसको बेनकाब कर दिया है, लेकिन 15 साल का असर जाहिल नहीं हुआ। आपने बहुत बड़ी जंग लड़नी है, और अगर आप ये नहीं करेंगे मकबूजा कश्मीर में जमीन से लेकर या साइबर वॉरफेयर तक, तो ये दोनों इकट्ठी जंगें हैं, इनको अलहदा नहीं करना, जमीनी हकाइक को तब्दील करना मकबूजा कश्मीर में, और यहां पर दुनिया के अंदर इस मुकदमे को आगे ले जाना, वरना भारत के ठीक खिलाफ है। अगर बहुत बहुत शुक्रिया तारिक पीरजादा साहब, आपने ज़बरदस्त ख्यालात का इजहार किया। इस्लामाबाद से आप हमारे साथ शामिल थे। स्टूडियो में हमारे साथ कर्नल रिजवान मौजूद हैं, और ब्रेक के बाद हम एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अमन बराबरी के साथ। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खासतौर पर यूरोपीय यूनियन की डिस इन्फो लैब ने जो रिपोर्ट शाया की, और जिसमें पाकिस्तान की खासतौर पर जो 14 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी बहुत सारी बातें जो हैं वाज़ेह तौर पर वो के सामने आ गई हैं, और दुनिया ये कह रही है कि भारत मुसलसल कई सालों से, और ख़ासतौर पर 15 सालों का तो रिकॉर्ड आपके सामने है, मुसलसल इस खित्ते में जो दहशतगर्दी कर रहा है, जो गलत ज़राए इस्तेमाल कर रहा है अपनी दहशतगर्दी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको जो है जिस नज़र से देखा जा रहा है उस पर हम आज बात कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है कर्नल मुख्तार भट्ट साहब ने, जो कि मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिजवान अहमद साहब। भट्ट साहब, आपकी तरफ हम आते हैं, फरमाइए आप कैसे देखते हैं ख़ास तौर पे जो 14 नवंबर को वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक 15 साल की जो पूरी कहानी थी उसको पेश किया, और अब हम देख रहे हैं, वैसे तो मुख्तलिफ वक्तों में इंटरनेशनल इदारे भारत के बारे में बातें करते रहे हैं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इदारे जो हैं भारत की दहशतगर्दी को खुलकर उसका इजहार कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जैसे आपने अपने इंट्रो में भी ये बात कह दी है कि भारत जो है पिछले 15 साल से पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहा है डिस्टेबलाइज करने की, और आपने देखा होगा कि सर्विंग नेवी का कमांडर भी पकड़ा गया जो कि इराक़ के बिहाफ काम कर रहा था यहाँ पर, कुलभूषण यादव। तो और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब जो डोसियर्स पाकिस्तान ने वज़ीर ख़ारजा और कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो बुनियादी तौर पर सारी दुनिया का ज़मीर जगाने के लिए, और भारत की जो कैंपेन चल रही है, टेरर एंड सबवर्सिव कैंपेन है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसको एक्सपोज करना था। और मेरा ख्याल है कि इससे काफ़ी उसको धचका पहुँचा है, और ये खुद उसका सेल्फ इन्वाइटेड है। और अगर वो एट्रोसिटीज़ ना करता, कश्मीरियों के साथ जुल्म नहीं करता, पाकिस्तान के अंदर टेरर ग्रुप्स कायम नहीं करता, अफ़गानिस्तान की सॉइल को यूज़ नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए कोई चांस नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अब वर्ल्ड पावर जितनी हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनको चाहिए कि वो अब जो पाकिस्तान ने डोजियर्स दिए हैं, कम से कम वो ऑथेंटिक हैं और उनको वेरीफाई भी किया जा सकता है। असल में इसमें सोचने की बात यह है कि वो जो काम दिखा रहे थे अपने, उन्होंने तकरीबन 15-20 बिलियन डॉलर इसमें झोंके हुए हैं, तो वो एक मुनज़्ज़म तरीके से एक नेटवर्क चला रहे थे हमारे ख़िलाफ़ टेरर ग्रुप्स कायम करने के लिए। तो सर ये मुझे भट्ट साहब ये फरमाए कि जो ये इंतहा पसंदी जिसका हर कर रहे हैं, भारत कर रहा है, मुसलसल दहशतगर्दी जो भारत की जानिब से हो रही है, तो अब पाकिस्तान को ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए कि उसके आउटकम्स निकलें। हम देख रहे हैं कि दुनिया में हमने ईरान की मिसाल आपके सामने है, साउथ कोरिया की मिसाल आपके सामने है कि जिससे बड़ी तकलीफ रही अमेरिका को, यूरोप को। तो अब जो है वो भारत अगर इस खित्ते में दहशतगर्दी कर रहा है, और अमेरिका जो खुद कहता है कि जनाब हमने दुनिया भर में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करनी है, और सबसे बड़ी दहशतगर्दी भारत की जानिब से हो रही है, तो हमें अपना केस कैसे लेके जाना चाहिए कि आलमी कुव्वतें जो हैं वो मुख्तलिफ सैंक्शंस लगाएं, जो दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, जो वहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है इसलिए कि उसको रोका जा सके। देखें, आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है कि इसमें तो कोई शक नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ 70 years वी हैव नॉट बीन एबल टू सेल आवर नेटिव टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। बिल्कुल, दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड। ये तो शुक्र करें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो तकरीर की थी लास्ट ईयर, उससे लोगों का ज़मीर जागा और कश्मीर के ऊपर उन्होंने खुल के बात की।
असल में ये मोदी खुद कुछ नहीं कर रहा आपकी इत्तला के लिए, वो इतना बोल्ड नहीं है, इतना बहादुर नहीं है। वी आर ऑल्सो ए न्यूक्लियर पावर। ये ट्रम्प के जो आशीर्वाद है उसकी वजह से ये सारी एक्टिविटीज़ ने की है, कश्मीर को अपना हिस्सा बनाया है और जो पाकिस्तान में रा की एक्टिविटीज़ करा रहा है, ये सारा जो है इट इज़ ऑन द बिहेस्ट ऑफ द ट्रम्प, अपना जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, जो ऑन हिज वे आउट ऑन 20 जनवरी। अब आपने देखा होगा 27 अक्टूबर 2020 को उन्होंने फ्रेश मायदा किया है। तो सर तो क्या भट्ट साहब ये से कोई फर्क पड़ेगा, आप समझते हैं जो बाइडेन के आने से कुछ फर्क पड़ेगा फिर भारत की पॉलिसीज पर? देखिए नहीं, बुनियादी तौर पर जो अमेरिका की पॉलिसीज होती हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, दे हैव देयर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड दे हैव द अनलाइक अदर कंट्री। जैसे हम पाकिस्तान में हैं, हमारे यहाँ तो आपको पता है जो भगदड़ मची हुई है, जो कुछ होता है, लेकिन उनका जो एक मेन पॉलिसी है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। लेकिन कंपैरेटिवली जो बाइडेन जो हमारे डेमोक्रेट्स हैं उनके पास हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं करना कि हमें थाली पे रख के दे। अच्छा, ये मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा मुख्तार भट्ट साहब। कर्नल रिजवान साहब, ये जो बात की जाती है और कि जनाब ये मामला है और इस वक्त आप देखें कि इज़राइल के जो ताल्लुकात हैं यूएई के साथ जो अब बने हैं और उसमें सबसे ज़्यादा टारगेट जो है वो गवादर को या सीपैक को, क्योंकि बिल्कुल मुंह पे मौजूद है, उसको किया जा रहा है। तो ये जो मुख्तार भट्ट साहब भी जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि जो अमेरिका या इज़राइल या जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, ये पीछे से वहाँ से सारी जो है मामला हिल रहे हैं, मोदी खुद से जो कुछ नहीं कर रहा है या मोदी खुद से कुछ इनिशिएट नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, ये सारे मामला इसी तरीके से वर्ल्ड में बेसिकली बिल्कुल ऐसा ही है। ये वर्ल्ड में दो ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे हैं, ये हमेशा से थे और अभी भी हैं। एक वेस्टर्न ब्लॉक है जिसको अमेरिका रूल कर रहा था, जिसमें इजराइल इसका पार्टनर है। इजराइल, अमेरिका और इंडिया का, इन तीनों का ममालिक का आपस में गठजोड़ है। बाकी ममालिक भी हैं, लेकिन दुनिया में जितनी भी इस किस्म की जो मुनाफकाना हरकतें हैं, इसका मतलब ये हुआ कि मोदी की जो इंतहा पसंदी है या उसकी जो इजराइल है या उसकी जो मोदी ने जो गुजरात में किया या जो पिछले अपने दौर में कश्मीर में किया, उसको उससे तकवीयत मिल रही है इस बैकिंग की वजह से, और फिर वो जो है अपनी चीजों को आगे बढ़ा पा रहा है। लेट्स कम टू द आज की हम बात पर आ जाते हैं। तो ये सीपैक की तरफ एक तरफ बैक में चाइना है। चाइना एक इमर्जिंग राइजिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड है जो इंडिया को भी हर्ट करता है, और चाइना ने तो इंडिया में घुस के लद्दाख में हमला करके जो एक कंट्रोल वाली लाइन थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल थी, उसको 1000 किलोमीटर से अंदर भी धकेल दिया है ना। तो इंडिया का तो चाइना के साथ चला आ रहा है एक बैक टू बैक, और वो मौजूद है, और चाइना उतना ही अमेरिका को भी हर्ट करता है। तो एक तरफ चाइना जो है एक सेपरेट ब्लॉक है, ईस्टर्न ब्लॉक है, और एक वेस्टर्न ब्लॉक है। अब वेस्टर्न, जब कभी रशिया होता था वो चाइना ने ले ली, जबकि ये भी तस्दीक हो गई कि 2025-2030 में चाइना इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड एज ए सुपर पावर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में है इन द नेम ऑफ सीपैक, जो कि सीपैक खुद एक अलहदा से कोई चीज नहीं है, सीपैक से बढ़ के एक ब्रिज एंड रोड इनिशिएटिव भी है BRI। तो ये किसी भी तरीके से इंडिया को, इजराइल को, अमेरिका को ये हजम नहीं है, ये वारे में नहीं है। अब उन्होंने उसके खिलाफ सारी कैंपेन्स रन करनी है, जो ये कैंपेन्स रन हो रही हैं, और ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, जो कि अभी अमेरिका और इजराइल की बात आ गई है और ये मीडिया की और ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर आ गई है। यहां मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात आपके नाजरीन को ये बताना चाह रहा हूं और ये एक्सपोज करना चाह रहा हूं। एक मेरी पर्सनल एक रिसर्च है, इसको अपने इंडिपेंडेंट टाइम पे देख लीजिएगा। वर्ल्ड में साइबर सिक्योरिटी के नाम से जो सूरत-ए-हाल का जो लैंडस्केप बनता है, इसको जो इस वक्त ग्लोबली इंटरनेट और की डोमेन में जो मुल्क लीड कर रहा है, जो थिंक टैंक या जो रिसर्च या जो उसका बैकअप है या उसकी कंपनीज हैं, वो इजराइल है। इजराइली लॉबी इज रूलिंग द वर्ल्ड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वॉरफेयर। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल आ गई। मुख्तार भट्ट साहब, वेरी क्विक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को खासतौर पे कोई एडवाइस इस सूरत-ए-हाल में आप देना चाहेंगे? देखिए, बात यह है कि अभी हमें रिक्वायरमेंट जो है वो है, पहले जो फर्स्ट पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। इस वक्त जो सूरत हाल है ईस्ट की या वेस्ट की, वो ये मतलब हमें उस हवाले से हमें जो है एक एज ए नेशन हमको यूनाइट होना चाहिए। इस वक्त जो अपोजिशन का रोल है, वो उनकी जो स्टांस है, उससे इंडिया को और शय मिल रही है और वो और मज़ीद डिसऑर्डर। जी, बहुत ज़बरदस्त आपने बात लास्ट में कही। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल रिजवान अहमद साहब कि आपने स्टूडियो में ज्वाइन किया। नाज़रीन, बिल्कुल सही मुख्तार भट्ट साहब ने आखिर में बात की, बिल्कुल निचोड़ यही है
कि इस वक्त जो भारत की दहशतगर्दी जो मुसलसल चल रही है ना रुकने वाली, और उसके खिलाफ जो है पाकिस्तानी कौम को और ख़ास तौर पे तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर वाज़ेह तौर पे सामने आना होगा, जब भी हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। रिजवान जाफ़र को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम अम्न बराबरी के साथ।